करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपका टॉपिक का नाम हो जाएगा करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जगह इनफाइनाइट वायर वर्ड भी यूज लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जगह स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वर्ड भी यूज किया। अब इसमें 4 स्टेप्स में हम लोग को इसको देखना है। फर्स्ट स्टेप है कि कोई करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड स्टेप में बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग जो है डिफरेंशियल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। थर्ड स्टेप में उस मैग्नेटिक फील्ड को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और फोर्थ स्टेप में उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट। तो 4 स्टेप टोटल आपको ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में कंसीडर a long straight consider a straight wire of infinite length carrying of infinite length carrying current let point at a distance, at a perpendicular distance, what is it? At a perpendicular distance a from the wire where magnetic field has to be determined। अब एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे हम लोग जो है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे, यहाँ पर भी डॉट डॉट दे देंगे। एक सिमेट्री लाइन ले लेंगे, यहाँ से स्मॉल a डिस्टेंस पर पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब एक जो है डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लेंगे। डिफरेंशियल एलिमेंट का नाम ले लेते हैं C। यह डिफरेंशियल एलिमेंट में करंट जो है I फ्लो कर रहा है, यहाँ पर साथ में हम लोग I लोअर सैंपल फ्लो कर रहा है। ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है P पर यह एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम लोग फाई मान लेते हैं, तो यह एंगल हमारा B फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह एंगल हम लोग जो है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, इसके बीच का यह एंगल हम लोग जो है यहाँ पे थीटा मानते हैं, तो यह भी एंगल लगभग ठीक है। अब इस C से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑन द PD। यह परपेंडिकुलर को हम लोग कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं A। अब जो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यह CD जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका लेंथ जो है वह DL है, करंट इसमें जो है वह I जा रहा है, तो करंट एलिमेंट आइडियल हो जाएगा। करंट यहाँ दर्शा देते हैं I। अब बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट। लिखेंगे डिटरमिन हो गया। अब देखेंगे लेटेस्ट ठीक है a current element CD whose magnetic
मैग्नेटिक फील्ड dB at P will be dB vector will be as shown in figure. अब यहाँ पर IDL क्रॉस R, तो यह जो डिस्टेंस है रेड वाला, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R। तो यहाँ पर देखिए आइडियल क्रॉस R इनटू द प्लेन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पर दर्शा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसलिए डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। एक ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB। या dB वेक्टर जो है वह हमारा इस R पर भी परपेंडिकुलर है, और dB वेक्टर जो है या आइडियल जो लेंथ है इस पर भी परपेंडिकुलर है। dB as P will be as shown in figure। dB वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा m0 by 4 pi IDL क्रॉस R कैप by R स्क्वायर। तो इन मैग्नीट्यूड dB is equal to m0 by 4 pi IDL sin। अब थीटा का वैल्यू लेते हैं, तो थीटा जो है वो करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल होगा, जो हम लोग रेड से दर्शा रहे हैं यहाँ थीटा का। तो ये करंट एलिमेंट और यह बीच का एंगल जो है 180 माइनस थीटा, करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच का एंगल। तो साइन जो है यह लेंगे साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा बाई R स्क्वायर, तो यह dB जो है अगले स्टेप में कन्वर्ट हो करके आपका आ जाएगा m0 by 4 pi IDL sin theta by R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ जो है साइन 180 माइनस थीटा जो होता है यह हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए dB बराबर m0 by 4 pi IDL sin theta by R स्क्वायर। अब हम लोग को जो है सेकेंड, ये इंट्रोडक्शन हो गया डायग्राम, और ये बायोट-सावर्ट लॉ का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए कि जैसे जैसे एलिमेंट हमारा चेंज होगा, ये हमारा थीटा का वैल्यू चेंज होगा, और साथ साथ यहाँ R भी चेंज होगा, यानी R और थीटा दोनों वेरिएबल है, और यहाँ डिफरेंशियल DL लेंथ भी एक वेरिएबल आ गया, तो तीन वेरिएबल है। तो इसको कन्वर्ट करके हम लोग को एक वेरिएबल में लाना है, क्योंकि इजी इंटीग्रेशन मेथड हम लोग एक वेरिएबल में पढ़ेंगे। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे डायग्राम से, और वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यानी कि पहले तो DL और sin थीटा इस दो वेरिएबल को चेंज करते हैं एक वेरिएबल। उसको चेंज करने के लिए ट्रायंगल CDN को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे जगह हम लोग बना लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को मिटा करके। इक्वेशन नंबर जो है हम लोग को 1 तक चाहिए, तो 1 इक्वेशन रहने देते हैं, और यहाँ तक जो है हम लोग आगे चेंज करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CDN sin थीटा इज इक्वल टू CN बाई CD। CN इज इक्वल टू CD sin, CN इज इक्वल टू DL sin थीटा। इक्वेशन नंबर, फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, d phi is equal to Cn बटा R, therefore Cn is equal to R d phi। इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 दोनों को मिला तो यहाँ देखिए Cn क्या एंगल बन रहा है, PCN है, या d phi एंगल बराबर या आर्क लेंथ के लगभग बराबर होगा। आर्क लेंथ हम मान सकते हैं Cn को स्मॉल है, इसलिए ये Cn R बटा रेडियस R बराबर d phi, तो उससे हम लोग Cn निकाल लिए। अब 2 और 3 को मिला देंगे तो DL sin थीटा इज इक्वल टू R d phi। अब देखते हैं यहाँ
यह जो है डीएल साइन थीटा को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 4 को 1 में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 1 और 4 से dv इज इक्वल टू m0/2πi डीएल साइन थीटा को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r d फाई और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से एक r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह r जो है एक कैंसिल आउट हो गया है स्क्वायर से, और जो बच गया सो अब हम लोग लिखेंगे। तो अब इक्वेशन 1 की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारा dv आ गया है, ये dv का वैल्यू देखिए, तो यह dv का वैल्यू आ गया हमारा m0/4πi r d फाई। अब जो कि r भी वेरिएबल है और d फाई भी वेरिएबल है, इक्वेशन नंबर इसको 5 करते हैं। तो ये जो है r और d फाई दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब फिर दो को एक में कन्वर्ट करना है, इसलिए कुछ ऐसा रिलेशन डायग्राम से लेना है जिसमें r फाई के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो r फाई के टर्म में कन्वर्ट हो और इसको o मान लेते हैं, तो o की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे एलिमेंट सी भी यहाँ का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, कहीं का भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम रहता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हमारा सेम रहेगा तो यह हमारा जो है a परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हमारा सेम रहेगा तो यहाँ आपको करना क्या है, सो देख लीजिए कि r को a के टर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो r a के टर्म में, तो a जो है इस फाई के लिए बेस है और r हाइपोटेनस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोसाइन थीटा यूज करते हैं, तो कोसाइन थीटा यूज करेंगे। अब हम लोग जो है इक्वेशन 5 को छोड़ करके और सभी को मिटा देते हैं स्पेस बनाने के लिए। और अब इक्वेशन 5 के r और थीटा को चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे राउंड ट्रायंगल ओ CPO लिख सकते हैं CAO। इसमें cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा OP यानी a/r, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू a/cos फाई, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में इसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो यह dv वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा m0/4πi घंटा r के जगह a और cos फाई ऊपर चला जाएगा d फाई। तो यह मेन फॉर्मूला हो गया हमें किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट। अब यहाँ पर जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट, तब हम लोग को वैल्यू निकलना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर का निकलेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड at P due to current carrying wire। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू हो जाएगा m0/4π, इंटीग्रेशन डाल दीजिए m0/4πi a cos फाई d फाई। अब वेरिएबल फाई है, फाई के टर्म में इंटीग्रेशन। अब इसको फाई के टर्म के एंगल को समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए जब हमारा जिधर से करंट आ रहा है उस डायरेक्शन के एंगल को φ1 मान सकते हैं, φ1 भी मान सकते हैं, φ2 भी मान सकते हैं। और जिधर करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन को एंगल को हम φ2 मान लेते हैं। यह इनफाइनाइट है तो φ1 का वैल्यू जो होगा वो π/2 होगा। इस केस में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव मानते हैं यहाँ पर। तो वो कन्वेंशन हम लोग जो है जब φ1 और φ2 का वैल्यू पुट करेंगे तब डालेंगे। यहाँ पर जो है φ1 और φ2 डाल देते हैं, इनिशियल φ1 और फाइनल हो गया हमारा φ2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट m0/4π बाहर आ गया, π/a भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई d फाई फ्रॉम φ1 टू φ2। अगले स्टेप में जो है
ऊपर से जगह बना लेते हैं। इक्वेशन 6 की आवश्यकता हम लोग को है क्योंकि उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए आगे हम लोग लिखेंगे। यहाँ से लाइनिंग इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यह हमारा b का मैग्नीट्यूड आ गया μ0/4 I बाई a cos phi का इंटीग्रेशन हो गया sin phi और यह phi1 to phi2 वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा μ0/4 I बाई a, यहाँ पर sin phi2 माइनस sin phi1। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया नहीं है, कन्वेंशन यूज नहीं किया है। cos phi1 पॉजिटिव लेना है, cos phi2 निगेटिव लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दो कन्वेंशन, कम्पिटिटिव कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। और बोर्ड का कन्वेंशन जो है बोर्ड में हम लोग यूज करते हैं इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो यह phi2 का वैल्यू π/2 हो गया पॉजिटिव और phi1 का वैल्यू जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस π/2 यूज करेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 7 जो मेन इक्वेशन आ गया, इसमें विथ कन्वेंशन जो है वैल्यू यूज करेंगे हम लोग विथ साइन कन्वेंशन। तो b इज इक्वल टू, अब लिखेंगे फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ phi1 का वैल्यू आ गया माइनस π/2 एंड phi2 का वैल्यू आ गया प्लस π/2। तो b का वैल्यू हो गया μ0/4 I बाई a साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2। तो b का वैल्यू आ गया μ0/4 I बाई a साइन π/2 माइनस माइनस प्लस साइन π/2 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका μ0/4 2y बाई a। अगर इसमें डायरेक्शन हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्शन के लिए देखिए आइडियल क्रॉस r इनटू द प्लेन जा रहा है, इसलिए इन वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। इन वेक्टर फॉर्म या b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 2I बाई a परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू यह हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द करंट जो है। अगर हमारा जो है हाथ को अगर घुमाते हैं जहाँ से करंट है वो अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन आएगा। तो इस इनटू द प्लेन को हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कम्पिटिटिव कंसेप्ट भी है। कम्पिटिटिव में हम लोग जो है इस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, तो phi1 को पॉजिटिव मानेंगे और phi2 को निगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो phi2 क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, phi2 को निगेटिव मानेंगे। तो उस केस में यहाँ sin phi2 निगेटिव है, यह माइनस π/2 आएगा और यह प्लस π/2 आएगा। तो माइनस sin π/2 माइनस sin π/2 यानी -2 sin, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन खुद बताएगा कि डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो कम्पिटिटिव के लिए हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, डायरेक्ट कन्वेंशन ही लेने का चेंज कर देते हैं साइन स्क्रीन, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज थीटा को मतलब फाई को निगेटिव ले लेते हैं और इस मेन फॉर्मूला में डाल देते हैं। इसके आधार पे जो आना है तो यह हो गया स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर हम लोग इनफाइनाइट है तो ये डाल करके निकाल लेंगे। कोई दिया हुआ फिक्स है 45 डिग्री 60 डिग्री या कोई अदर एंगल है, फिर phi1 phi2 का जो भी वैल्यू दिया यहाँ पर रहा है वो वैल्यू डाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में